राष्ट्रीय साक्षात्कार प्रतियोगिता प्रतियोगी क्रमांक 25। आशुतोष सर, आपका थोड़ा सा परिचय कर दीजिए दर्शकों के लिए। जी सर, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और मैं एमकॉम प्रथम वर्ष का छात्र हूं और मेरी पढ़ाई आर.एस. मुंडे धर्मपेट नागपुर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से चल रही है वर्तमान समय में। जी सर। आशुतोष सर, मेरा पहला प्रश्न आपके लिए यह है कि जिस शहर से आप ताल्लुक रखते हैं नागपुर, इस शहर का स्वतंत्रता संग्राम में क्या कोई योगदान था? यदि था तो हम निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे कि क्या था। जी, तो सर नागपुर शहर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान यदि देखा जाए तो बिल्कुल रहा है। और योगदान के लिए यदि प्रमुख तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें महात्मा गांधी जी पधारे थे नागपुर में, यही केपी ग्राउंड, ये साक्ष्य रहा है इस ऐतिहासिक पल का। तो और यहाँ के लोग सम्मिलित रहे, मध्य भारत का प्रमुख शहर रहा है। पहले मध्य प्रदेश की यह राजधानी था और आज उप राजधानी महाराष्ट्र का। तो इसने प्रमुख भूमिका अपनी निभाई है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है सर, मुझे बताइए कि नागपुर के संस्थापक कौन थे? सर इस विषय में जानकारी नहीं है सर। ध्यान रखिएगा, बख्त बुलंद शाह थे। जी ठीक, नवीन भवन में आपको पता चल जाएगा, वो पे मूर्ति है। ठीक है, मुझे बताइए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। भिन्न भिन्न प्रकार की कुर्बानियां हो सकती हैं अपनी क्षमता अनुसार। किसी ने अपना जीवन दान दिया, किसी ने अपने विचारों के जरिए सेवा की इस देश की। उनमें सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन है जिसे आपको लगता है कि इनका योगदान मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहा? जी, तो सर यदि मैं सबसे प्रमुख तौर पे देखूं तो सर मैं यदि नाम लेना चाहूँ तो झांसी की रानी मुझे सबसे प्रमुख योगदान मुझे लगता है। ऐसे तो बहुत स्वतंत्रता सेनानियों का जो है योगदान रहा है। यदि व्यक्तिगत तौर पे यदि मुझे बोला जाए तो मुझे सुनने के लिए मैं झांसी की रानी की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण देखता हूँ। केवल इसीलिए भूमिका नहीं देखता हूँ कि कोई विशेष तौर पे उनका महिमा मंडन बहुत अधिक हुआ है, हम कविताओं में देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके विषय में लिखा है। केवल महिमा मंडन की वजह से नहीं, मैं उस वक्त एक ऐसे नारी को भी देखता हूँ कि ऐसे समय में उस नारी का उत्थान होता है, वो नारी देश के लिए ऐसा योगदान देती है जिस समय नारियों की स्थिति बहुत गंभीर थी, चाहे वह उच्च वर्ग की देखा जाए चाहे यदि हम निचले तबके में देखें तो फिर उस समय नारियों की स्थिति गंभीर थी। ऐसे समय में कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है तो हम मुझे झांसी की रानी दिखती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जो कि जी सर धन्यवाद। उसी समय लखनऊ से कोई महिला भी नेतृत्व कर रही थी, आप उनका नाम? वेरी गुड जी। बिहार से एक बहुत ही सम्मानजनक शख्सियत जो 1857 में नेतृत्व कर रहे थे, आप बता सकते हैं? कुंवर सिंह है मेरा उनका नाम। हाँ, कुंवर सिंह, बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए कि जिस समय झांसी की लड़ रही थी वो एक विपरीत समय था, वो अंग्रेजों से लड़ रही थी। यदि आज झांसी की रानी का अस्तित्व होता तो झांसी की रानी ऐसी कौन लड़ाई है जो इस समाज में लड़ रही होती या इस देश में लड़ रही होती? ऐसा कौन सा वो विषय होता, ज्वलंत विषय होता, जिसके खातिर झांसी की रानी आगे बढ़कर लड़ रही होती उस समस्या के लिए? जी सर, यदि आज के समय में होती तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में झांसी की रानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती तो आज हम देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे यदि लोकतंत्र रहा होता, हम यह भी कल्पना, यदि आज के समय की बात करें तो हमारे देश में जीवित लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक महिला झांसी की रानी रही होती तो यह भी हम कल्पना कर सकते हैं कि झांसी की रानी एक प्रभावशाली रही होती और राजनीति में उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जिस हिसाब से नीतियां रही थी तो वह राजनीति में रही होती। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जो भ्रष्ट राजनीति चल रही है आज के समाज में, सत्ता लोलुपता दिख रही है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि झांसी की रानी ने लड़ाई की होती। निश्चित रूप से जो महापुरुषों ने सपना देखा था, महिलाओं ने भी, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, क्या हमारा समाज उस राह पर है? क्या हम उनके सपने को पूरा करने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे? हो पा रहे तो कैसे, नहीं कैसे? जी, तो सर इसके
पक्ष में भी कुछ बातें हो सकती है, कुछ विपक्ष में भी। जो महापुरुषों ने हमें मार्ग दिखाया था उस मार्ग पर हम चल भी रहे हैं और चल भी नहीं रहे हैं। यदि चल भी रहे हैं तो पूछा जाए तो मुझे लगता है कि जो आज के समय में हमारे देश में लोकतंत्र जीवित है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र सक्षम हमें दिख रहा है, जिस प्रकार गांधी जी ने कल्पना किया था एक अच्छे राष्ट्र की, लोकतंत्र में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अवसर मिल रहा है। गांधी जी ने समानता के अवसर के लिए जो है हरिजन कहा था दलितों को, और बाबा साहब अम्बेडकर की भी इच्छा थी कि प्रत्येक वर्ग जो है क्या होते हैं प्रगति करे। और इसी प्रकार जो है इसलिए मुझे लगता है कि आज का समाज जो है महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर चल रहा है। लेकिन वहीं जब हम इसके विपरीत स्थिति यदि विपक्ष की ओर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आज के जमाने में जो है जिस महात्मा गांधी जी ने अथवा हमारे जो पुरुष थे उन्होंने जो मार्ग दिखाया था वह सत्ता के लिए जनता के लिए सत्ता का मार्ग दिखाया था। लेकिन आज जो है जनता का जो उपयोग किया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो उपयोग किया जा रहा है वह सत्ता के लिए। धर्म को जो है केवल धर्म का अर्थ है धारण करना, और जिसे हमारे देश के नेता केवल दिखावटी रूप से धारण करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इन विषयों को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि आज जो है महापुरुषों के मार्ग पर हम दिखाए गए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, मुझे बताइए, अक्सर ये पाया गया है, देखा गया है, और ये एक तथ्य भी है, हर एक मुसलमान जो है वो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर एक आतंकवादी मुसलमान होता है। आपकी क्या राय है इस पर? सर, हर एक आतंकवादी मुसलमान नहीं होता है, यह बिल्कुल सही है। और मैं किसी धर्म के विषय में आतंकवादी तो देखा जाए तो फिर वो मुसलमान नहीं, यदि आतंकवादी निकलना रहा तो हिंदू में भी निकल सकता है। जैसे हम यदि हिंदुओं में आतंकवादी की बात करें तो मन्यासुर उसी श्रेणी में आते थे जिनको हम बोल सकते हैं। और यदि मुस्लिमों में, हाँ, ये कि ये निश्चित रूप से ये धारणा बनने के पीछे का मुझे सबसे प्रमुख कारण दिखता है कि आज हम देखते हैं, आज भी और जहाँ विदेशों में भी देखते हैं, तो ज्यादातर जो आतंकवादी रहे हैं वह मुस्लिम धर्म से आए हैं। यदि देखा जाए पाकिस्तान, यदि हम देखते हैं पाकिस्तान जैसे, उसके पीछे रीजन उनका केवल प्रमुख कारण मुझे लगता है कि कट्टरता रहा है, उनके जो धार्मिक कट्टरता है। यदि जिन जिन मुसलमानों ने धार्मिक कट्टरता को छोड़ा है तो आतंकवाद से दूर रहे हैं। यदि धार्मिक कट्टरता को यदि पकड़ के रखेंगे तो निश्चित रूप से, और कई बार वह आतंकवाद की तरफ चले जाता है। वह केवल धार्मिक कट्टरता केवल मुसलमानों में नहीं, केवल यह धार्मिक कट्टरता हिंदुओं में भी आतंकवाद की ओर हिंदुओं को लेकर जाती है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से, बाकी हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत उदाहरण रहे, जैसे खान सर अभी वर्तमान में देख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, कई ऐसे। धन्यवाद। मुझे बताइए कि प्रकार से हमारी न्याय व्यवस्था में हमेशा से एक आक्षेप लगाया जाता है लेट ईपी, आपको क्या लगता है, मतलब 17 साल की उम्र में किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है और 17 साल तक के उसे रास्ता देखना पड़ता है कि न्याय मिलेगा, फिर भी उसकी कोई चांसेस नहीं होते, हो सकते हैं? क्या विचार है आपके इस बारे में? सर, एक बार पुनः प्रश्न को दोहराएंगे क्योंकि मैं प्रश्न सुन नहीं रहा। ठीक है, मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि भारत की न्याय व्यवस्था वो निम्न दर्जे की है जी। लेट लतीफी बहुत केंद्र बिंदु है लेट लतीफी। बताइए इसको बदला जाए, क्या किया जाए, उपाय दीजिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जी, तो सर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है हमारे न्याय व्यवस्था में। हाँ, यह बात है कि देरी से निर्णय आते हैं, तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन हमारी जो न्याय व्यवस्था है वह एकदम सक्षम है, निर्णय देने में सक्षम है। हाँ, बस एक समस्या है हमारे न्याय व्यवस्था में, जिसे समस्या माना जाए कि अच्छा ही माना जाए, मुझे थोड़ा सा इस बात के लिए मैं खुद को बोल सकता हूँ कि मैं भ्रम में हूँ। हमारे न्याय व्यवस्था के ये नियम मैं मान सकता हूँ, हमारे न्याय व्यवस्था का यही उद्देश्य रहता है कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। केवल इसी वजह से जो हमें देरी दिखती है, और उसे हम लेट लतीफी, मुझे नहीं लगता कि लेट लतीफी बोलना उचित रहेगा। एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इस वजह से थोड़ी सी ऐसा हमें इस प्रकार देखने को मिलता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि हमारी न्याय व्यवस्था में कोई कमी है, सक्षम है। चलिए ठीक है, आशुतोष जी, यदि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, बताइए क्या बदलाव लाइएगा? सर, यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो बदलाव लाने को बहुत कुछ चीजें हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि केवल जो है हमें भ्रष्टाचार को मिटाना आसान नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उस पर कार्य किया जाना बहुत जरूरी है।
समान रूप से एक मुझे लगता है कि यदि हम चाहे तो अफसर और जो नेता है उनमें समानता लाने का प्रयत्न जरूर करूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि नेता को अगले चुनाव में जाना है, यदि अगला कुछ किसी पद को धारण करना है, तो वह अपने जो वर्तमान पद पे बैठकर भी उस चीज के लिए लड़ाई कर सकता है। यदि किसी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है तो वह मुख्यमंत्री बना है, उनको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसी जगह यदि अफसर कोई विधायक बनना चाहता है तो उसके लिए जो है इस प्रकार का अवसर नहीं है। उससे पहले उस अफसर के पद से त्याग देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वह विधायक के चुनाव में लड़ सकता है। इस प्रकार के विषय में समानता लाने का प्रयत्न करूंगा। और जो है आज भी देखा जाए तो हमारे देश में कई प्रकार के ऐसे विषय हैं, जैसे पर्यावरण चिंता का विषय बनते जा रहा है, उस विषय पर ध्यान दूंगा। जैसा समाजवाद सबसे प्रमुख विषय है आज के समय में, मुझे लगता है समाजवाद। मैं समाजवाद केंद्रित राजनीति करूंगा और हमारे देश को पुनः समाजवाद की ओर लेके जाऊंगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है पूंजीवाद की ओर अग्रसर होते जा रहा है, और पूंजीवाद में केवल कुछ ही लोगों का कल्याण हो रहा है, गरीबों को नकारा जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन से कई लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ठेकेदार बहुत बढ़ते जा रहे हैं, नौकरियां कम होते जा रही है। और जबकि हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया था कि समाजवाद को महत्ता दी गई थी। लेकिन क्या दिक्कत है, अमेरिका को देख लो, कोई भी किसी देश को देख लो, वो तो कैपिटलिज्म से ही तो किया है ना। आप गुजरात का उठा लो, तो समाजवाद तो हमको मेरे हिसाब से तो धोखा ला रहा है। समाजवाद बंगाल का देख लो क्या हो गया समाजवाद से, बिहार का देख लो क्या हो गया समाजवाद से। बंगाल में 2001 में यही तो हुआ था। ममता बनर्जी का कि टाटा जी को मोदी ने इनवाइट किया, गुजरात में देखो उन्होंने क्या कर दिया। तो समाजवाद थोड़ा स्पष्ट कीजिए इसको, मतलब कैसे तरक्की होगी समाजवाद से? सर, समाजवाद का तात्पर्य यही है कि जो है हमने यही सोचा था कि जब हम आजाद देश के हम नागरिक बने थे, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मैं केवल समाजवाद केंद्रित समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिश्रित अब मैं स्पष्ट करना चाहूँ तो मैं मिश्रित की बात कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे महापुरुषों ने अपेक्षा की थी, समाजवाद भी रहे जितनी आवश्यकता है, किसी भी चीज का अति करना भी उचित नहीं है, समाजवाद का अति नहीं और पूंजीवाद का भी अति नहीं। परंतु आज वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं कि पूंजीवाद का अति हो रहा है और इसमें काफी नुकसान हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है, खास करके गरीब तबके को, और उनका शोषण हो रहा है। हम देख रहे हैं कि केवल कुछ ही % लोग जो है अमीर होते जा रहे हैं और जो है काफी लोग गरीब होते जा रहे हैं। यदि कोई कहता है कि यदि समाजवाद से देश प्रगति नहीं कर सकता है, अमेरिका को हम देख रहे हैं, तो हमें जहां हम समाजवाद को देख रहे हैं तो हमें साथ साथ में यदि समाजवाद का हम पूंजीवाद से तुलना कर रहे हैं तो साथ साथ में हमें इस विषय पे भी विचार करना चाहिए। रूस को देखना चाहिए, तो रूस भी समाजवाद को पकड़े रखा, रूस ने समाजवाद को, और रूस सबसे आगे, मतलब सबसे आगे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ आगे निश्चित रूप से आगे है और काफी प्रगतिशील देश है। चाइना को हम देख सकते हैं, उसने आज तक समाजवाद को, हाँ मैं मानता हूँ वहां पर वहां की जो शासन व्यवस्था है तानाशाही है, लेकिन एक यदि बिंदु को इसको अलग कर दिया जाए, वहां पर समाजवाद बड़े स्तर पर है और आज देख रहे हैं चाइना लगातार प्रगति पर है। और अमेरिका में भी यदि हम देखा जाए तो इन देशों पर, चाइना यदि मैं और रशिया की बात करूं तो इन देशों पर कर्ज नहीं है। यदि देखा जाए तो बहुत, यदि कर्ज होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा और कर्ज नहीं। वही अमेरिका को हम पूंजीवादी देश को देखते हैं तो हम देखते हैं उस देश पर कर्ज भी बड़ी मात्रा में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवाद ज्यादा सही है। ठीक है, 2-3 बात निकल के आई जो आपने वक्तव्य दिया। पहली बात, आपने चाइना और रशिया दोनों देशों का उदाहरण दिया। यहाँ हमें समझना होगा कि यहाँ जो लोकतंत्र रहा है, डेमोक्रेसी, ये नाम मात्र ही है। यहाँ लोकतंत्र मजबूत नहीं है और हमारी प्राथमिकता लोकतंत्र बचाने की है ना। वहाँ लोगों को आजादी नहीं है खुल के कहने की। दूसरी बात, मैं आपसे ये सहमत नहीं हूँ, अमेरिका पे लोन जरूर है, पिछड़ रहा है, थोड़ा सा लॉस में जा रहा है और कुछ तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन फिर से एक बार आ सकता है, वो बात की बात है। लेकिन सत्य ये है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का मजबूत है, एजुकेशन कहाँ मजबूत है, लोगों का लाइफस्टाइल कहाँ का बढ़िया है, ये तो है, ये तो सच्चाई है। तो फिर मुझे थोड़ा सा लेफ्टिस्ट नजर आया है आपके जो बोल रहे हैं, ये छोड़िए। कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन एक अफीम है, बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर एक बार पुनः दोहराइए सर। कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज अफीम, एक अफीम है, एक नशा है।
भारत में भी देखा जा जी, रहा है कैपिटलिज्म दंगे हो रहे हैं। जी। पूंजीवाद छोड़ तो दीजिए, सर के बारे मुझे में पूछ लगता है रहे हैं। कि जी सर मेरा व्यक्तिगत विचार जानना है ना? व्यक्तिगत जी सर। तो निश्चित रूप से मैं इस बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि पूंजीवाद एक अफीम है, तो अफीम है क्योंकि जब पूंजीवाद से पूंजीवाद नहीं सर, पूंजीवाद नहीं बोल रहे हैं हम, धर्म बोल रहे हैं, धर्म, रिलीजन। अच्छा, धर्म एक अफीम है। हाँ, धर्म एक नशा है, तो ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। जी, वक्तव्य है। हाँ सर मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से सर मैं कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ। धर्म अफीम नहीं है, धर्म तो धारण, जैसा कि धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना, और धर्म से जो है लोग देखते हैं, धर्म यदि रहता है, धर्म से हम जो हमारी शिष्टाचार है वह शिष्टाचार बने रहते हैं। तो जो जब जिससे हमारा शिष्टाचार, हम अनुशासन में रहते हैं, तो वह अफीम वह कैसे नशा कैसे हो सकता है, यह भी प्रश्न उठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, क्योंकि अनुशासन में यदि व्यक्ति को रखना है। जी, धर्म हम दंगे भी तो कुछ होते हैं ना, इतने दंगे होते हैं, तो फिर कैसा अनुशासन? जी, धर्म जो है कट्टरता की ओर बढ़ने लगे, धर्म में यदि कट्टरता आने लगती है तो फिर वह अनुशासन को भी भंग कर देता है धर्म के नाम पर ही, जबकि धर्म को कभी कट्टरता सिखाता नहीं है। धर्म, प्रत्येक धर्म में कहा जाता है, यदि हिंदू धर्म का ही लिया जाए तो वैष्णव जन तो कहने कहिए जे पीर पराई जानी रहे और पर दुखे उपकार करे मन अभिमान ना आने रहे, ऐसा बताया गया है। तो फिर धर्म कभी नहीं सिखाता है कि आप आतंकवादी गतिविधियां कीजिए, यह तो कट्टरता है, लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, उसका परिणाम है। बहुत अच्छा। भगत सिंह ने किताब लिखी थी, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पीछे का उन्होंने कारण बताया था। जी, आपको क्या लगता है कि नास्तिक होना कोई गलत गतिविधियां है, जिस प्रकार से आप धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? यदि कोई नास्तिक है तो उसके बारे में आपको क्या मत है? जी, तो सर नास्तिक होना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल। व्यक्ति यदि नास्तिक होना चाहता है तो नास्तिक में कोई आपत्ति नहीं है, और भगत सिंह ने लिखा था वह उनका व्यक्तिगत विचार था। लेकिन कई बार यदि हम देखते हैं तो नास्तिकता का तात्पर्य केवल यही नहीं होता है कि भगवान से यदि हम अलग हो जा रहे हैं तो यही हमारा नास्तिकता हो जाएगा। भगवान की सच्ची पूजा क्या है, हम देखते हैं हमारे भजनों में उपयोग किया जाता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो यदि आपको सच्ची पूजा करना ही है तो फिर भगवान के यहाँ तुम जाके व्यक्ति को जो है क्या बोलते हैं, जब जो प्यासा है उसको आप पानी पिला नहीं रहे हो, माता पिता की कभी आप पूजा कर नहीं रहे हो, उसके बाद जाके मंदिर में जाके आप जोर जोर से शिव जी की आरती कर रहे हो, तो ये किस प्रकार की आपकी आस्तिकता है? तो ऐसी आस्तिकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी नास्तिकता अच्छी है जिसमें हम इंसान को ज्यादा महत्व दें, ना कि पत्थर के मूर्ति को। जैसा कि ऐसी नास्तिकता कबीर में भी थी, हम कह सकते हैं ऐसी नास्तिकता तुलसी में भी थी, ऐसी नास्तिकता रहीम में भी थी, और ऐसी नास्तिकता को हमारे देश के कई महापुरुषों ने, जैसे स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद ने लेकर आगे चले। तो ऐसी नास्तिकता होना देश के लिए अच्छा है और व्यक्ति के लिए भी। जी, बहुत अच्छे। मुझे बताइए कि जैसे आप कबीर के बारे में बात कर रहे थे, कई लोगों का ऐसा भी मानना था कि इस्लाम एक रिलीजन है, लेकिन जब कबीर थे तो कबीर बनारस में बैठ के दोनों धर्मों को लताड़ते थे। लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं दिखता है, सचमुच नहीं दिखता है। नुपुर शर्मा का केस, हालांकि पॉलिटिकली नहीं जाएंगे, क्या वजह क्या है इसके पीछे की? आज तुमको लगता है कि सचमुच में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है? नहीं सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में नहीं है। मैं यदि नुपुर शर्मा के विषय में, वैसे नहीं, आप पॉलिटिकल नहीं बोल रहे, मैं भी पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ। नुपुर शर्मा के विषय में मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत बोला था, क्योंकि यदि आप कृष्ण पर देखोगे तो कृष्ण पर बहुत प्रकार के मजाक बने हैं, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ही तो उन्होंने एक सच्चाई यदि बोल दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा था, और ठीक था सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाँ, आज पॉलिटिकली इसको बहुत ज्यादा उठा लिया गया, क्योंकि इससे कई लोगों के वोट बैंक की, जिससे हम कहते हैं राजनीति बन सकती है, तो वह बने, इसलिए उन्होंने इसे ज्यादा उठा दिया है। बाकी तो ऐसा कोई गलत नहीं था मेरे दृष्टि में। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे जो है सभी चीजें मुफ्त होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, सही शब्द होगा, निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। हाँ, कैसे? मतलब महापुरुष को तो सही तरीके से समझ ही नहीं पाए। आप क्या लगता है इस बारे में, बताइए।
सर एक बार पुनः प्रश्न दोहराइए सर, आवाज क्लियर नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था शिक्षा जो है सभी के लिए निशुल्क होनी चाहिए, एक गरीब के बच्चे के लिए भी, और वो कोई भी अडानी अंबानी किसी का बच्चा हो, शिक्षा सबके लिए निशुल्क कर दो, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार सभी को है। क्योंकि एक बच्चा उसके पास पैसा ना हो, उतने ही निम्न कारण से वो यदि जिंदगी में दुखी हो तो ये एक मतलब विलंबना होगी, हमारी आयरनी होगी, है। तो कैसे, मतलब आपका क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल सर, सही कहा था उन्होंने कि शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है व्यक्तित्व का निर्माण करती है, राष्ट्र का निर्माण करती है। जो है शिक्षा व्यक्ति को विवेक देती है, जिसको कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहीं लिखा है कि जागा सोजन जानिए, जाको जाग विवेक। यह केवल हमें शिक्षा से मिल सकता है। शिक्षा फिर उसमें शिक्षा में ही केवल शिक्षा, कई प्रकार की शिक्षाएं हो सकती है, और खास करके यदि हम यदि स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति को सोचने का जो है अवसर देने का कार्य करती है। तो जो है शिक्षा देती है, और यदि शिक्षा सोचने का अवसर देती है तो इसी से विचार निर्माण होते हैं, विचार से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और विचारों का ही निर्माण था कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है एक प्रकार जो है भारत का झंडा विश्व में लहरा दिया। हम देखते हैं कि ये विचारों का ही सोच थी कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया उस समय में। स्वामी दयानंद जी ने जो है मूर्ति प्रथा, जिसमें समाज अंधा हो गया था, एक प्रकार से कट्टरता की ओर बढ़ रहा था, यही विचारों का ही था। इसलिए बिल्कुल मैं रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उनके इस विचार से तो सहमत हूँ कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, केवल अमीर है उसको नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ सर, आरक्षण रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आरक्षण सर, जिस सर आवश्यकता है तो आरक्षण बिल्कुल सर, हमारे देश में आरक्षण की आवश्यकता थी, तो इसलिए हमारे देश में आरक्षण लगाया गया। और आरक्षण की उस समय निश्चित रूप से आवश्यकता इसलिए थी कि जो है वहाँ के जो एक पिछड़ा तबका था वह बहुत पीछे रह जा रहा था, तो इसलिए उसको आरक्षण के माध्यम से उठाने की आवश्यकता थी। लेकिन वर्तमान समय में मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार और हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसे विचार करने की आवश्यकता है कि आज हमारे देश में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आज हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज प्रत्येक वर्ग लगभग जिस ऊंचाई की बात हम कर रहे थे वह आज बराबरी पे आ चुका है। आज जो निचले तबके का विद्यार्थी है वह भी आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, वो भी अपने बलबूते पर। केवल हम यह नहीं बोल सकते हैं कि कम मार्क ला लिए उसके बाद आरक्षण की वजह से बन गए, कम मार्क की वजह से नहीं, अपनी योग्यता के बल पर हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज आरक्षण की आवश्यकता है व्यक्तिगत तौर पर। 2021 में बहुत सारे नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इंडिया ग्रो कर रहा था, ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। 90% स्टार्टअप अभी कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है अल्टीमेटली फेल हो गए। क्या वजह रही इसके पीछे की? सर 90% स्टार्टअप फेल हो गए। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि सर ये प्रॉपर प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, तो सर प्लानिंग की बराबर कमी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। और दूसरी बात ये है कि विदेशी कंपनियों से भारत के जो छात्र है या फिर स्टार्टअप करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका कड़ा मुकाबला न दे पाना मैं कह सकता हूँ। और इन्वेस्टमेंट की भी समस्या कह सकता हूँ कि उनका फेल रहने की वजह से, और उतनी सर्विस नहीं दे पाना। सबसे बड़ी चीज है कि उतनी सर्विस नहीं, जैसे चाइना की मोबाइल में हम देखते हैं फीचर्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, और बड़ी बात ये है कि जो है रेट भी बहुत कम रहता है, और ये चीज इंडिया के लोगों ने नहीं दे पाए स्टार्टअप। इसलिए मुझे लगता है कि 90% स्टार्टअप फेल रहे। चलिए आखिरी सवाल होगा, मुझे बताइए आप 5% जीएसटी बढ़ चुकी है, ऐसी चीजें जो हर दिन की आवश्यकता है, हमारी रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की, महंगाई बढ़ रही है, आप क्या सोचते हैं? और सरकार यदि जीएसटी ना लगाती तो ऐसा क्या सोर्स होता जिससे हम लोग इसे काबू में कर सकते थे? सरकार का काम भी हो जाता और गरीबों को भुगतना भी नहीं पड़ता, ये सब भुगतना पड़ रहा है अभी। जी, तो सर महंगाई बढ़ना निश्चित रूप से समस्या का विषय है, और हमारे देश के लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा तबका जो है गरीब है और रोजमर्रा की वस्तुओं पर के ऊपर निर्भर रहता है। सरकार का काम हो जाए और उसके लिए भी, और सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ नीति रही थी, मैं पुनः उसी बात पे कहूंगा कि जैसे समाजवाद का मैंने जिक्र किया था, समाजवाद में कई कंपनियां, जैसे आज
जो है अच्छा इनकम हो रहा है सरकार का, यदि इंडियन ऑयल जैसे कंपनियों से हम कहें तो इनकम हो रहा है। यदि सरकार कुछ अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर दें और इन्वेस्टमेंट यदि लगा के कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर दे तो उसका कुछ इनकम वहां से भी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि सरकार को लोगों पर बोझ डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हालांकि हमारी सरकार इस नीति पर चल रही है कि सरकार का काम है प्रशासन देना, और जो है लोगों का काम है, लोगों का काम करना है, बिजनेस करना लोगों का काम है। ठीक, आप समाजवाद के पक्ष में ज्यादा है तो आखिरी बता दीजिए, जैसे मान लो समाजवाद से सब कुछ हो रहा है ना, तो प्राइवेटाइजेशन कम होगा, भूमिका ज्यादा होगी। फिर अभी फिलहाल में ही बेरोजगारी इतनी बड़ी है, कैसे देंगे फिर सबको नौकरी, कैसे देंगे? निश्चित रूप से सर, सबको नौकरी देना तो मुश्किल है। वही मैं कह रहा हूँ कि समाजवाद जो है ना, जो समाजवाद है मिश्रित की आवश्यकता है। समाजवाद की जो समाजवाद से हम कम हो रहे थे, तो आप ऐसे बोलो ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलो आप, क्योंकि समाजवाद मत बोलो, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो जाता है। तो सर मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हम कहते हैं कि तब दोनों का यदि संतुलन रहेगा, निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा और जो है सरकार भी नौकरियां निकालेगी। वो है, तो इसे और मजबूत किया जा सकता है जी, है ना। और प्राइवेटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से? सर मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगा तो प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बहुत तो, हाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाएगा, प्राइवेटाइजेशन सरकार नहीं करेगी। अब सर यदि देखा जाए तो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण यह भी हो रहा है कि हमारे देश में कई समय से कई पद, जो सरकारी पद है वो खाली पड़े हैं, सरकार उन पे जो है उनके लिए नौकरी नहीं निकालती है, और ये भी एक कारण हो सकता है कुछ हद तक, मतलब इससे बेरोजगारी कम हो सकती है यदि सरकार बराबर नौकरी निकाले। हमारे देश में शिक्षक की यदि कंडीशन यूनिवर्सिटी में जाकर देखते हैं तो ज्यादातर पद रिक्त हैं, वहाँ पर टेम्पोररी टीचर से काम चला रहे हैं, टेम्पोररी टीचर कभी आते कभी नहीं आते हैं। यदि सरकार नियुक्ति करे तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है बेरोजगारी का, और जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था से सब कुछ प्राइवेट सेक्टर देगा, कुछ जो है पब्लिक सेक्टर देगा, मतलब प्राइवेट पीपीपी मॉडल जिसे हम कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इस माध्यम से मुझे लगता है कि हमारे देश में बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा आशुतोष जी आपसे बात करके, आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे भारत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे आपकी ओर से? जी, तो सर भारत की जनता के लिए स्वतंत्रता भारत के स्वतंत्रता अमृत महोत्सव पर मैं यही कहना चाहूंगा भारत की जनता के लिए कि देखिए, जैसे मैंने भ्रष्टाचार के बारे में मैंने जिक्र किया था, भ्रष्टाचार देखा जाए तो केवल हमें राजनेताओं पर यदि मर देंगे दोष तो उससे नहीं होगा खत्म। हमें जो है यदि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो व्यक्तिगत प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है और हमारा देश प्रगति कर सकता है। मेरा केवल यही संदेश रहेगा। चलो, बहुत लगा आशुतोष जी बात करके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।